हाय फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का डिस्कशन लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। सबसे पहले आप लोग को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन है और 40 क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज मेरा चलता है, आपको सप्ताह में मंडे टू सैटरडे चलता है। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के डिस्कशन किया जाता है और उसमें चारों ऑप्शन को आपको बताया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होता है। जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरे सीरीज को कंटिन्यू करते आए होंगे, उनका जीएस काफ़ी अच्छा हो चुका होगा, क्योंकि मैंने अभी तक 116 सेट अपलोड कर दिया है और आप उसी में 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर उसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितने क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया है। और इसका सारे पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, जो कि मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम से सारे पीडीएफ को डाउनलोड करके, जो स्टूडेंट अभी तक नहीं बनाए हैं वहां से डाउनलोड करके बनाएं और वीडियो से आंसर मिला लें। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आप किसी भी सेट को अगर बनाते हैं, उससे डिस्कशन आप नहीं करते हैं, तो सेट बनाने से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि डिस्कशन करने से आपका कन्फ्यूजन दूर होता है। कन्फ्यूजन दूर होता है मतलब आप जो क्वेश्चन इस सेट में गलत किए हैं, अगले सेट में आएगा तो आपसे वह क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सेट बनाने से यही फ़ायदा होता है। अगर सेट बना के इंसान छोड़ दे वहीं पे, तो आपकी तैयारी भी वहीं पर रह जाएगी, आप में कोई इम्प्रूव नहीं होगा। जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ था, वो अगले सेट में भी आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो इसीलिए डिस्कशन करके पढ़ना सबसे अच्छा है और सेट मारने के बाद डिस्कशन अति उत्तम है। डिस्कशन आप ज़रूर कीजिए, उससे कन्फ्यूजन दूर होगा। और सबसे पढ़ने का अच्छा तरीका माना जाता है, किसी भी चीज़ को आप बार बार रिवीजन करके पढ़ेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। एग्जाम में गलती होने की संभावना काफ़ी कम रहेगी, आप डाउट में नहीं रहेंगे। अगर आप एग्जाम में डाउट में हैं तो आपका रिजल्ट भी हमेशा डाउट में रहेगा। तो इसीलिए अच्छे से मेहनत कीजिए। मेहनत करने वाले हमेशा सफल होते हैं। थोड़ा सफलता में समय लगती है, लेकिन मेहनत करने वाले मैं आज तक देखा हूँ कि उनको सफलता अंत तक मिल ही जाती है। तो इसीलिए आप मेहनत से घबराना नहीं। आपके आस पड़ोस के बहुत लोग इधर उधर की बात कहेंगे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। अपना जो काम है वो करना है, आप सफल जरूर होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे बातों को आप समझे होंगे। ऐसे आप कीजिए, आप सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप हमको खुद बोलेंगे कि कोई किसी ने हमसे बोला था। तो मेरा 40 क्वेश्चन का यह सीरीज था और शाम को जो मेरा चलता है, आपको डेली ग्रुप डिस्कशन लाइव चलता है, उससे आपको कन्फ्यूजन दूर होगा। उसका होमवर्क टेलीग्राम में डाल दिया जाता है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से सारे चीज़ का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और बिहार सचिवालय प्रीलिम्स का जो मॉडल सेट प्रैक्टिस है, फिलहाल बंद है ग्रुप डी के एग्ज़ाम के चलते, और जैसे ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम ख़त्म होगा फिर से वह चालू कर दिया जाएगा। जैसे मैं बता दूं कि अभी उसमें मैंने 50 सेट डाल दिया है। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में 50 सेट का वीडियो और 50 सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वो भी सीरीज आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। बाजार नियंत्रण संबंधित सुधार किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो बाजार नियंत्रण की प्रणाली की शुरुआत आपको ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। वही बात करें बलबन की, तब बलबन ने अपने पुत्री का विवाह नासरुद्दीन मोहम्मद से किया था, जो कि टोपी सीकर जीवन यापन करता था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने 1336 में संगम वंश की स्थापना किया था। और फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो यह पहला मुस्लिम शासक था जो कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 2, वह कौन सा शासक है जो दासों का बहुत बड़ा शौकीन था? वह कौन सा शासक है जो दासों का बहुत बड़ा शौकीन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी फिरोज शाह तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 से लेकर 1290 तक था और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। वही अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो
नगद वेतन सैनिकों के देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था और बाजार नियंत्रण की प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। आगरा शहर की स्थापना आपको 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, बाबर द्वारा पानीपत के युद्ध की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो सैनिक, तीरंदाज, तोपखाना और घुड़सवार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, बाबर ने पानीपत का जो 1526 में प्रथम 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, उसमें सबसे पहले तोपखाना का प्रयोग किया था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर का विजय हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, वेसिन का सौदागर मार्को पोलो किसके दरबार में आया था? वेसिन का जो सौदागर मार्को पोलो था वह किसके दरबार में आया था? तो इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक और कुबलई खां। तो उन्होंने कुबलई खां के दरबार में आया था वेसिन का सौदागर मार्को पोलो। इल्तुतमिश की बात करें तो इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहरों का जाल सबसे ज़्यादा बिछवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, किसने सर्वप्रथम स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? किसने सबसे पहले स्पष्ट कर दिया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो गैलीलियो ने, आर्यभट्ट ने, पाइथागोरस ने और आइंस्टीन ने। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी होगा, यानी कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। दूरबीन का खोज गैलीलियो ने किया था। प्रमेय सिद्धांत आपको पाइथागोरस ने दिया था और आइंस्टीन का इक्वेशन E = mc² होता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था सापेक्षता के सिद्धांत के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजों तथा सिराजुद्दौला के बीच पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 अप्रैल 1757, 23 मई 1757, 23 जून 1757 और 23 जुलाई 1757। ऑप्शन को कितना क्रिटिकल बनाया गया कि अगर आपको डेट सहित नहीं याद रहता है तो आप यह बिल्कुल क्वेश्चन गलत करके आ पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। और पलासी के युद्ध के मैदान की बात करें तो पश्चिम बंगाल में यह युद्ध का मैदान था। क्वेश्चन नंबर 7, वाटरलू का मैदान कहाँ पे है? वाटरलू का मैदान कहाँ पे है? बेल्जियम, फिलीपींस, रोम और पेरिस। तो वाटरलू का मैदान आपको ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि बेल्जियम में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान आपको फिलीपींस मनीला में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। क्वेश्चन नंबर 8, नोबेल शांति पुरस्कार समारोह कहाँ से आयोजित किया जाता है? नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ से आयोजित किया जाता है? तो स्विट्जरलैंड से, ओस्लो से, जेनेवा से और लंदन से। तो कहाँ से किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ओस्लो से किया जाता है। और WTO के स्थापना आपको 1 जनवरी 1995 को हुआ था और इसका मुख्यालय जेनेवा है। क्वेश्चन नंबर 9, महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री की पदवी कब धारण की थी? महारानी विक्टोरिया जो थी भारत की पदवी और सामग्री कब धारण की थी? तो 1 जनवरी 1873, 1 जनवरी 1874, 1 जनवरी 1875, 1 जनवरी 1876। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री की पदवी की धारण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था? तो पाली भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा और मगधी भाषा। तो रामचरितमानस की रचना आपको ऑप्शन सी, यानी कि अवधी भाषा में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, पानी पंचायत योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? पानी पंचायत योजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो पानी पंचायत योजना की शुरुआत आपको ऑप्शन ए यानी कि उड़ीसा से किया गया था। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। गुरु घासीदास अभ्यारण्य आपको छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेश बघेल है। कान्हा किसली अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको शिवराज सिंह चौहान है। कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, और आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर अरुंधति भट्टाचार्य, दीपक शर्मा, BS मिन्हास, राजू चोपड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि BS मिन्हास के द्वारा प्लानिंग इन द पुअर पुस्तक लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 13, जादू टोना से संबंधित वेद कौन सा है? यानी कि जादू टोना से संबंधित वेद ऑप्शन ए ऋग वेद, ऑप्शन बी साम वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, और ऑप्शन डी की बात करें तो अथर्ववेद। तो जादू टोना से आपको डी ऑप्शन सही है, अथर्ववेद संबंधित है, और सबसे बाद के वेद को कहते हैं अथर्ववेद। ऋग वेद में 10 मंडल होते हैं, और वाल्खीलों के साथ पूछेगा तो आपको 11 मंडल और 10 से 28 सूक्त होते हैं, 10,462 ऋचाएँ होते हैं। इसको पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। ऋग वेद में इंद्र को 250 बार और अग्नि को 200 बार उल्लेख किया गया है। सबसे गद और पद वेद आपको यजुर्वेद कहते हैं, और जिसमें गाना बजाना होता है उसे सामवेद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, किसके दरबार में नवरत्न की एक मंत्री परिषद थी? किसके दरबार में एक नवरत्न की मंत्री परिषद थी? तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त और कृष्णदेवराय। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहता था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गज कवियों रहते थे। क्वेश्चन नंबर 15, संगमरमर का रासायनिक संरचना क्या है? संगमरमर का रासायनिक संरचना कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिलिकेट। तो संगमरमर का रासायनिक संरचना आपको कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर दादा भाई नौरोजी। तो ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य आपको ऑप्शन डी यानी कि दादा भाई नौरोजी बने थे। और दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किया है, एक बार, और 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जब कर रहे थे, उसी में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और संविधान की रचना भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, अल्फा और बीटा कणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? अल्फा और बीटा कणों का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ए रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, चैडविक और न्यूटन। तो अल्फा और बीटा कणों का खोज आपको ऑप्शन ए यानी कि रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, और न्यूटन बल का नियम दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, हंटर कमीशन के गठन के समय, हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कैनिंग। तो हंटर कमीशन के समय आपको ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन था। हंटर कमीशन का गठन आपको 1880 में हुआ था। लॉर्ड लिटन के शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल आपको 1876 से लेकर 1880 तक था, और लॉर्ड विलियम के बेंटिंग के शासनकाल 1828 से लेकर 1835 तक था।
और लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल बने तो 1856 से लेकर 1862 तक था। इन्हीं के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड रिपन। तो बंगाल विभाजन आपको ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो 1857 के विद्रोह में लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल की बात करें तो 1848 से लेकर 1856 तक था। इन्हीं के शासनकाल में रेल, डाक, तार सेवा सब चलाया गया था। और लॉर्ड रिपन का शासनकाल मैं आप लोगों को अभी बताया हूँ अगला क्वेश्चन में, जिनका शासनकाल 1880 से लेकर 84 तक था। नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ता काटने से कौन सा रोग होता है? तो हाइड्रोफोबिया, मजलिस, मलेरिया और कालाजर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है पागल कुत्ता काटने से, और क्यूलेक्स मच्छर काटने से आपको मलेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का अधिकांश भूकंप किस क्षेत्र के और किस महासागर के चारों ओर आता है? विश्व का हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि प्रशांत महासागर में विश्व का अधिकांश भूकंप क्षेत्र आता है। और भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। तो सबसे बड़ा सागर आपको प्रशांत महासागर, उसके बाद आपको अटलांटिक महासागर, और उसके बाद आपको हिंद महासागर, और चौथा हो जाएगा आर्कटिक महासागर। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्रम भी पूछा जाता है कि कौन पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, रजिया सुल्तान किसके साथ विवाह की थी? रजिया सुल्तान जो थी प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, उसकी विवाह किसके साथ हुआ था? तो अल्तुनिया, इब्राहिम खां, मोती खां और अमजद खां। तो उसका विवाह आपको अल्तुनिया से हुआ था, रजिया सुल्तान के। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन था? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को वायसराय की तरह याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कभी भी आपको वायसराय याद करना है तो उसका शासनकाल आप जरूर याद करें। शासनकाल याद करने से क्वेश्चन को आप पकड़ सकते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर को। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1885 में भारत के वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था जब कांग्रेस की स्थापना 27 दिसंबर 1885 को हुआ था। और लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की बात करें तो इन्हीं के शासनकाल में पहली बार ट्रेन चलाया गया था 16 अप्रैल 1853 को, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच चला था। और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की बात करें तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था मेरठ से, उसमें समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 24, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी की बात करें तो नाना साहेब। तो पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह बिहार से किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि वीर कुंवर सिंह, जो कि आरा के जमींदार थे, वही बिहार से किए थे। और अमर सिंह उसका भाई था। जब वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुई तो उसके बाद अमर सिंह ने इसका नेतृत्व संभाला था। तात्या टोपे की और नाना साहेब की बात करें तो ये दोनों कानपुर से थे। नाना साहेब एक सैन्य विद्रोह थे। क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी, तकला मकान, सहारा और थार। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि थार।
गोबी मरुस्थल आपको मंगोलिया में है। क्वेश्चन नंबर 26, जर्मनी और पोलैंड के कौन सी रेखा अलग करता है? जर्मनी और पोलैंड को कौन सा रेखा अलग करता है? हिडनबर्ग रेखा, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा और 38वीं समानांतर रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हिडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड को अलग करता है। डुरंड रेखा की बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है, और मैकमोहन रेखा भारत और चाइना को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 27, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? महिला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? तो सुल्तान बेगना, जहरीला खातून, शिरनी इबादी और फातिमा बीबी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो शिरनी इबादी को मिला था सबसे पहले नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो लियोनेस क्लब, मोहन बगान, माराडोना क्लब और भूटिया क्लब। तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मोहन बगान था। आगा खा कप फुटबॉल से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। रूस तथा फिनलैंड, रूस तथा फिनलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है? रूस तथा फिनलैंड, मैनहरिम रेखा, हिडनबर्ग रेखा, मैग्नी नट रेखा और ऑप्शन डी की बात करें तो 49वीं समानांतर रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए होगा, यानी कि मैनहरिम रेखा रूस और फिनलैंड को अलग करता है। और हिडनबर्ग रेखा की बात करें तो हिडनबर्ग रेखा आपको जर्मनी और पोलैंड को अलग करता है। और 49वीं जो समानांतर रेखा है उत्तरी अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 30, चंद्रवदाई ने पृथ्वीराज रासो को किस भाषा में लिखा था? देखिए कभी कभी पूछेगा क्वेश्चन कि चंद्रवदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक थे, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया गया कि चंद्रवदाई ने पृथ्वीराज रासो को किस भाषा में लिखा था? तो पाली, अवधी, ब्रज और संस्कृत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि ब्रज भाषा में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 31, टमाटर का रंग लाल किसके मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन ए यूक्रोम के कारण, ऑप्शन सी कैरोटीन के कारण, ऑप्शन सी विटामिन के कारण और ऑप्शन डी की बात करें तो लाइकोपीन के कारण। तो टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण लाल होता है, और मूत्र का रंग पीला यूक्रोम के कारण होता है, और गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है, और विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी का खोज आपको होलकट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32, अकबर के राज्याभिषेक का समय और उसका उम्र कितना था? यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम में बाबर का पूछ चुका है, तो कहीं आपको ग्रुप डी के एग्जाम में इसका पूछने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो 11 वर्ष, 13 वर्ष 4 महीना, 12 वर्ष 9 महीना और 14 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 13 वर्ष 4 महीना में अकबर का राज्याभिषेक आपको 1556 में हुआ था। और 1556 में ही पानीपत के प्रथम लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम विश्व युद्ध के देश का क्या मतलब था? प्रथम विश्व के देश का मतलब, प्रथम विश्व के देश का क्या मतलब है? पूंजीवादी देश, विकासशील देश, विकसित देश और अर्ध विकसित देश। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि विकसित देश होता है। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाई थी? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो था वो किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया, जेबी कृपलानी, कवि प्रदीप और
श्यामल बेनीगल। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था आपको पिंगली वेंकैया ने। जेबी कृपलानी की बात करें तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष आपको जेबी कृपलानी यानी गणेश वासुदेव मालंकर थे, जो कि असहयोग से पहली बार इन्हीं को हटाया भी गया था। और कवि प्रदीप जो थे ये मेरे वतन के लोगों का लेखक कवि प्रदीप थे। क्वेश्चन नंबर 35, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो गुलबदन बेगम, मिर्जा गियास, अकबर और हाजी बेगम। तो हुमायूं के मकबरा का निर्माण आपको ऑप्शन डी हाजी बेगम ने दिल्ली में करवाया था। अकबरनामा का लेखक गुलबदन बेगम थी। अकबर की बात करें तो दीने इलाही की शुरुआत अकबर ने 1582 में किया था। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व की सबसे बड़ी और चौड़ी जल संधि कौन सा है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सा है? तो डेविस, जिब्राल्टर, बेरिंग और मैगलन। तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। मैगलन की बात करें तो मैगलन पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी की औसत तापमान कितना होता है? पृथ्वी की औसत तापमान कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस। तो पृथ्वी की औसत तापमान की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस होता है और पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन यानी कि इस पीडीएफ में आपको 38 क्वेश्चन ही था। भारत में प्रेस की स्थापना पहली बार कब की गई थी? भारत में प्रेस की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो 1486 में, 1498 में, 1535 में और 1550 में। तो भारत में सबसे पहली बार प्रेस की बात आपकी स्थापना 1550 में किया गया था और 1498 में आपको वास्को डी गामा भारत आया था पहली बार, और दूसरी बार पूछेगा तो 1502 में यानी कि 4 वर्ष बाद फिर भारत आया था। इस तरह आज के सेशन में मैंने 38 क्वेश्चन का जो डिस्कशन किया है अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, जो कि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आप ये सब क्वेश्चन को रिवीजन करके जाएं, कभी भी आप इजी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना करें। इजी क्वेश्चन आप अगर एग्जाम में गलत करते हैं तो आपका रिजल्ट में दिक्कत आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी। तो इजी क्वेश्चन सब कोई सही करता है तो आप भी सही कीजिए, और टॉप क्वेश्चन सभी से गलती होती है तो आपसे भी गलती होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इजी क्वेश्चन कभी गलती नहीं करना है और डिस्कशन को कभी भी बीच में स्किप नहीं करना है। सारे बात को सुने और अपने नोटबुक में जो आपको इसमें अच्छा लगे उसे नोट जरूर करें और रिवीजन करें। रिवीजन करने से काफ़ी दिनों तक आपको याद रहता है। और चैनल पर अभी तक जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल सुबह फिर शाम 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।